नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव पांडे है। स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल संजीवनी फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, प्लासी व बक्सर का युद्ध। बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, इससे पहले हम ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1651 से 1947 के बंगाल के ऊपर बात करते हैं। उस समय हम देखते हैं कि बंगाल जो था एक सूबा था। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था या प्रांत था या राज्य था। सूबा को ही प्रांत और राज्य बोला जाता था, ठीक है। और बंगाल के नवाब जो थे इस पे शासन करते थे और उस समय बंगाल के तहत बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश इसके अधीन आता था, ठीक है। तो मुगल बादशाह जो थे वो बंगाल पर सूबेदार और दीवान के माध्यम से शासन करते थे, ठीक है। तो बंगाल की समृद्धि जो थी, बंगाल आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न राज्य था। इस कारण अंग्रेजों की रुचि बंगाल में होना स्वाभाविक सी बात था, क्योंकि अंग्रेजों की एक तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की नीति उनकी थी और उनको युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा धन की पूर्ति भी चाहिए थी। और उस समय हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में एक वणिकवाद, बुलियन की आपूर्ति की भी सोच जो थी वो विद्यमान थी। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन कैसे आया, और इसमें हम सन 1651 से लेकर 1947 के बंगाल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1651 में अंग्रेज जो है वो एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। उसके बाद सन 1717 में फर्रुखसियर जब मुगल सम्राट बनता है तो वो अंग्रेजों को एक फरमान जारी करता है। फरमान मतलब एक रॉयल चार्टर जो है वो अंग्रेजों को जारी करता है। इस चार्टर के थ्रू अंग्रेज कहीं भी व्यापार कर सकते थे। इस चार्टर में प्रावधान क्या था कि वो 3000 रुपये देके पूरे बंगाल में 1 साल तक व्यापार कर सकते थे, करमुक्त व्यापार कर सकते थे। साथ ही इसमें अंग्रेजों को जो है बम्बई में कॉइन चलाने का भी अधिकार दिया जाता है, जो कि मुगल क्षेत्र में वो कॉइन जो था वो मान्य था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सन 1757 में अंग्रेज उसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। सन 1764 में वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद बंगाल को अपने अधीन कर लेते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जब बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेज अपने अंदर दीवानी जब इलाहाबाद की संधि के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं तो बंगाल जो होता है वो सत्ता का केंद्र बन जाता है। उसके साथ ही वो देखते हैं कि प्लस ये आर्थिक केंद्र भी बन जाता है और शिक्षा का केंद्र भी बन जाता है। 1835 में हम जानते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। और इस अंग्रेजी शिक्षा के थ्रू हम देखते हैं कि भारतीय लोग इसका जो है अध्ययन करते हैं, ना कि केवल ब्रिटेन में अध्ययन करते हैं, वो यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में भी जाके अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन जब करके वो भारत आते हैं तो उनको एक चीज़ वहाँ पे दिखता है, जब वो अध्ययन कर रहे होते हैं उनको स्वतंत्रता और समानता दिखता है। जब ये स्वतंत्रता और समानता को भारत से जब वो तुलना करते हैं तो यहाँ पर उनको ये चीज़ शून्य दिखता है। इस कारण वो अपने देश में आके राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं। और ये राष्ट्रीय आंदोलन हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल में बंगभंग आंदोलन शुरू होता है। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है और एक तरफ हम देखते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत किया जाता है। और इस जब अंग्रेजों में इस कारण क्या होता है कि बंगाल में बहुत सारी समस्या विद्यमान होने लगती है। और बंगाल में जब इस समस्या विद्यमान होता है उसके बाद विद्रोह होता है। और इन्हीं समस्या और विद्रोह से ग्रस्त होकर अंग्रेज जब परेशान हो जाते हैं तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो बंगाल जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र भी बन जाता है और वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन दोनों देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन जो है हमारा आगे की ओर बढ़ते रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा था और अंग्रेज उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं। तो हम देखते हैं मुगल साम्राज्य के अधीन एक सूबा था, ठीक है। सूबा, प्रांत या राज्य। और बंगाल के नवाब थे वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर शासन करते थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, सामान आदि का निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान केवल बंगाल से ही जाता था। ये सबसे बड़ा प्रमाण है दोस्तों कि बंगाल आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्धतम क्षेत्र था, क्योंकि पूरे ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का
केवल 60% सिर्फ बंगाल से ही दिया जाता था। और उस समय हम देखते हैं कि सन 1707 से 1751 तक बंगाल जो है व्यापार के माध्यम से 6.5 करोड़ रुपए का चांदी अर्जित करता है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश रुचि के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अभी हमने देखा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बंगाल कितना महत्वपूर्ण था। 60% केवल अंग्रेज जो है वो बंगाल से ही अपने व्यापार की पूर्ति करते थे। इसके साथ हम देखते हैं कि कलकत्ता बंदरगाह का जो वैश्विक संपर्क क्षमता था वो अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आर्थिक रूप से संपन्न था बंगाल, आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धतम क्षेत्र था और साथ में बंगाल में आंतरिक व्यापार के विकास का संभावना जो था वो व्यापक रूप से विद्यमान था। अंग्रेज मुगल संघर्ष और समझौता होता क्या है कि 1686 में अंग्रेज और मुगलों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के पश्चात 1691 में औरंगजेब और जॉब चौरनौक के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत ही अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जी हाँ, फर्रुखसियर जो है इसी विशेषाधिकार का जो है सन 1717 में पुनरावृत्ति करता है। तो इस व्यापारिक विशेषाधिकार के कारण क्या होता है, 1698 में सूतानाटी, गोविंदपुर और कलिकत्ता ये तीनों अंग्रेजों को दे दिया जाता है और इन तीनों को मिलाकर ही अंग्रेज जो है आधुनिक कलकत्ते की स्थापना करते हैं। जब आधुनिक कलकत्ते का स्थापना होता है तो कलकत्ता व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरता है। इस कारण अंग्रेजों का जो रुचि है वो बंगाल में और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। कर्नाटक युद्ध के लिए धन पूर्ति, जी हाँ, उस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा होता है और अंग्रेजों को धन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा थी और उनको पता था कि अगर बंगाल पे उनका अगर नियंत्रण हो जाए तो बंगाल इतना समृद्धतम क्षेत्र है कि वो अपनी धन पूर्ति आराम से कर सकते हैं। और जब प्लासी का युद्ध से वो बंगाल पर नियंत्रण करते हैं तो हम देखते हैं कि सन 1759 में बेदरा के युद्ध में वो डचों को भी पूर्णतः भारत से समाप्त कर देते हैं। बुलियन की आपूर्ति, देखिए बुलियन जो है उस समय पूरे विश्व में वणिकवाद एक सोच चल रही थी और इस वणिकवाद के तहत होता क्या था कि सारे देश जिसके पास भी जितना ज़्यादा सोना और चांदी वो अर्जित करते थे, जिसके पास जितना ज़्यादा सोना चांदी होता था उनको उतना ज़्यादा समृद्धतम राष्ट्र समझा जाता था। इस वणिकवाद सोच के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सोना चांदी है वो मिलना बंद हो जाता है। इसके कारण उनके व्यापार में कमी आ जाती है। तो इस व्यापार को निरंतर जारी रखने के लिए वो करते क्या है कि अगर उनका बंगाल पे अगर नियंत्रण अगर स्थापित हो जाए तो अपने व्यापार को जारी रख सकते हैं। इसमें आप सोना, चांदी, हीरा मोती, प्लेटिनम को भी आप जोड़ सकते हैं। शांति, देखिए जो भी समृद्धतम क्षेत्र रहेगा वहाँ शांति होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि बंगाल मध्यकाल में केंद्रीय राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहता है और जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो बंगाल जो है केंद्रीय हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और बंगाल क्षेत्र में दक्षिण भारत के समान कोई भी हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां भी विद्यमान नहीं था। इस कारण भी अंग्रेजों का जो बंगाल में रुचि था वो होना स्वाभाविक सी बात था। साथ में हम देखते हैं कि दिल्ली पर उस समय बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। अफगानों का आक्रमण निरंतर दिल्ली पर जारी था। इस कारण भी जो था वो बंगाल जो है वो दिल्ली के हाथ से निकल जाता है। तो इस कारण होता क्या है कि अंग्रेजों का जो होता है बंगाल में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। बंगाल के नवाब, देखिए मुर्शिद कुली खां सबसे पहले नवाब बनता है, फिर शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और फिर मीर जाफर बक्सर के युद्ध में मीर जाफर ही नवाब होता है। सबको हम देखते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खां जो होता है वो बहुत ही कुशल प्रशासक होता है और मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र राज्य का जो नींव होता है वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही डाला जाता है। और हम देखते हैं कि जब औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है तो केंद्रीय सत्ता मतलब दिल्ली में जो अस्थिरता आ जाता है उस अस्थिरता के दौर में मुर्शिद कुली खां एक कुशल प्रशासक के रूप में सामने आता है और वो बहुत सारे प्रशासनिक सुधारों को लागू करता है, जिस कारण बंगाल जो है आर्थिक रूप से और ज़्यादा समृद्ध होता जाता है। ठीक है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने स्वायत्तता की प्रक्रिया शुरू करता है और उसको सबसे पहले बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है, लेकिन बाद में राजस्व प्रशासन में उसकी सफलता और औरंगजेब जैसे ही मरता है उसके फैली अनिश्चितता के बाद हम देखते हैं कि दीवान और नाजिम दोनों का पद मिलाकर एक कर देता है और सारी सत्ता का जो केंद्र है, जो पावर है, वो अपने अंदर कर लेता है। और उसके बाद वो बहुत सारा राजस्व प्रशासन पर मुर्शिद कुली खां ध्यान देता है और उसके बाद बहुत सारा सुधार करता है जिसके लिए वो निम्नलिखित कदम उठाता है। सबसे पहले वो छोटे बिचौलियों और जमींदारों को समाप्त कर देता है,
विद्रोही जमींदार और जो भी जागीरदार जो थे उड़ीसा के सीमांत प्रांतों में उनको निष्कासित कर देता है। राजस्व वसूल करने और भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाले बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन देता है और खालिसा भूमि का विस्तार करता है। साथ में वो किसानों को तकावी ऋण भी उपलब्ध कराता है। इस कारण बंगाल जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न राष्ट्र हो जाता है। फिर आपका सुजाउद्दीन आता है। सुजाउद्दीन जो होता है केंद्रीय साम्राज्य से इसका रिश्ता कायम रहता है और बंगाल पर ये अपना पकड़ जो है और ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है, और 1733 में जो बिहार है इसके अधीन कर दिया जाता है, सुजाउद्दीन के अधीन कर दिया जाता है और ये अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करता है, जो आगे चलकर बंगाल का नवाब भी बनता है। उसके बाद सरफराज आता है। इस सुजाउद्दीन के बाद इसका बेटा सरफराज जो है बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन सुजाउद्दीन जो है वो अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करता है। तो अलीवर्दी खां जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार के बंगाल का खुद नवाब बन जाता है। उसके बाद आपका अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसके समय में हम लोग को एक नया मोड़ देखने के लिए मिलता है। ये क्या करता है कि बंगाल इसके समय में दिल्ली और बंगाल में जो होता है एक संबंध विच्छेद जो होता है यहीं से आरंभ होता है और इसी के समय में हम सही मायने में बंगाल सूबे की स्वायत्तता की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां जो है देखिए ये यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से करता है। इसका मानना था, ये कहता था कि जो यूरोपीय जो अंग्रेज हैं वो मधुमक्खी की तरह है, अगर इनको छेड़ा जाए तो ये हमें डंक मार मार के मार डालेंगे, अगर इनको कुछ ना किया जाए तो ये हमें मद देंगे। क्योंकि जो अंग्रेज का जो व्यापार था इस कारण बंगाल जो है आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो रहा था। इस कारण अलीवर्दी खां जो है अंग्रेजों के खिलाफ कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जो भी अलीवर्दी खां, सरफराज और आपका सुजाउद्दीन और फर्रुखसियर जो है वो अंग्रेज जो किलाबंदी कर रहे थे इसका विरोध काफ़ी अच्छे से करते हैं, एक कुशल प्रशासक के रूप में करते हैं। इस कारण जो युद्ध हो जाता है प्लासी का युद्ध वो इनके समय में देखने को नहीं मिलता है। जो कि सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो उसके अदूरदर्शिता के कारण क्या होता है कि प्लासी का युद्ध जो है वो हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने पद और वैधता पाने के लिए मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए का धनराशि भेजता है और पद की वैधता पाने के बाद मुगल शासक को उसका कोई भी कर अदा नहीं करता है। उसके बाद यह नाम मात्र के लिए मुगल शासन के अधीन था और मराठा जो थे उस समय अलीवर्दी खां के शासन के समय में बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे होते हैं और इस आक्रमण के भय से अलीवर्दी खां जो है मराठों से संधि कर लेता है और इस संधि के तहत वो मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार करता है। साथ में उड़ीसा को भी वो मराठों को सौंप देता है। इसी ने अंग्रेजों को अस्थायी दुर्ग बनाने का अनुमति भी प्रदान करता है। ठीक है, और इसके बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसकी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा होता है वो नवाब बनता है, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, इसकी बस 3 बेटियां थी। ठीक है, इसके बाद आपका नवाब बनता है सिराजुद्दौला के समय में हम देखते हैं कि 1756 में जब अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है तो उस समय दरबार में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि अलीवर्दी खां जो है अपने सबसे छोटी बेटी का पुत्र जो है उसको नवाब घोषित कर देता है। इस कारण जो विद्रोह होना है जाहिर सी बात है कि उनकी जो 2 बेटियां होगी उनको वो भी नवाब, उनके जो बेटे होंगे वो भी नवाब की गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकारी होंगे। इस कारण क्या होता है कि गुटबंदी जो दरबार में होता है वो गुटबंदी बनना आरंभ हो जाता है और इस गुटबंदी को और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है जब बंगाल का जो उस समय का जो दीवान होता है और अन्य जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपना समर्थन जो है शौकत जंग और उसकी जो मौसी होती है घसीटी बेगम उनको दे देते हैं। इस कारण क्या होता है कि दरबार में बहुत ही ज़्यादा गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न गुटों में क्या होता है कि जो समुदाय समर्थन देते हैं इससे फूट बढ़ता जाता है और स्वतंत्र बंगाल का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है और इस संकट को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने चालाकियों से और ज़्यादा गहरा कर देती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नवाब और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए प्लासी का युद्ध, सबसे पहले हम प्लासी के युद्ध का कारण के ऊपर बात करेंगे। प्लासी के युद्ध में नवाब के हार के कारण को देखेंगे और प्लासी के युद्ध का महत्व और परिणाम के ऊपर बात करेंगे और प्लासी के बाद का समय कैसा है उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। क्योंकि प्लासी का युद्ध जो होता है वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर नदिया जिला में प्लासी नामक गाँव में होता है, इसलिए हम इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। देखिए युद्ध का कारण आंतरिक संघर्ष। देखिए उस समय हम देखते हैं कि जैसे सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो सिराजुद्दौला को शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम चुनौती देती है। तो इस आंतरिक संघर्ष के कारण सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर अंग्रेज जो थे वो भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो सबसे पहले नवाब जो है वो शौकत जंग की हत्या कर देता है और शौकत जंग की हत्या करने के बाद वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करने का निश्चय कर लेता है।
इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेज जो हैं वो नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। वो जो इसका मुख्य सेनापति होता है मीर जाफर, उसके साथ संधि कर लेते हैं। वो दरबार में जो गुटबंदी होता है उनको बहुत ही व्यापक पैमाने पर समर्थन देते हैं। इस कारण वो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं और इसके परिणाम हम क्या देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हम लोग को सामने देखने के लिए मिलता है। दस्तक का दुरुपयोग जैसा हमने देखा 1717 में जब फर्रुखसियर जो है शाही फरमान जो है जारी करता है, तो अंग्रेज जो है इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगते हैं। अंग्रेज जो है वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इस दस्तक का जो है दुरुपयोग करने लगते थे, जिस कारण नवाब के राजकोष पे बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ता था। इसको लेके जो युद्ध है तत्कालीन कारण दस्तक का दुरुपयोग को ही माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी, देखिए होता क्या है कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है वो होने वाला होता है। युद्ध जो होता है काफ़ी नज़दीक गहराता चला जाता है, लगता है कि युद्ध हो जाएगा। इस कारण फ्रांसीसी और अंग्रेज जो दोनों जो है वो किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। नवाब के मना करने पे फ्रांसीसी जो है वो किलेबंदी तो रोक देते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है निरंतर किलेबंदी ये जारी रखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं नवाब द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण। देखिए जब किलेबंदी को नहीं रोका जाता है तो नवाब क्रोधित हो जाता है और नवाब क्रोधित होकर कलकत्ता पे आक्रमण कर देता है। और फोर्ट विलियम पे आक्रमण करने के बाद जो वो अंग्रेज है वो बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना लेता है और बहुत सारे अंग्रेज जो है वो भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण भी ले लेते हैं। ठीक है, कालकोठरी की घटना, देखिए कालकोठरी की घटना ये इतिहास का एक विवादित विषय है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम देख लेते हैं कि दुर्घटना क्या था। देखिए उस समय होता क्या है कि अंग्रेज जब कलकत्ता पे आक्रमण करता है तो जो अंग्रेज सैनिक जो पकड़े जाते हैं तो 146 अंग्रेज सैनिकों को नवाब जो है पकड़कर एक छोटे से अंधेरे कमरे में 18x14 का कमरा होता है उसमें अंग्रेज जो है बंद कर देता है। जब अगले दिन उस कमरे को खोला जाता है तो उसमें से 123 सैनिक जो होते हैं वो मर जाते हैं, केवल 23 सैनिक जो हैं वो जिंदा बचते हैं। उसमें अंग्रेज सैनिकों का प्रमुख हॉलवेल जो होता है, हॉलवेल भी जिंदा होता है और वही इस घटना का वर्णन करता है और ये अंग्रेजों को मद्रास सूचना भेजता है। अंग्रेजों द्वारा पुनः कलकत्ता पर अधिकार, देखिए जैसे ही कलकत्ता पता चलता है अंग्रेजों को कि जो नवाब है वो कलकत्ता पे आक्रमण कर दिया है, तो अंग्रेज अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तुरंत ही कलकत्ता पर आक्रमण कर देते हैं। और जब कलकत्ता पर नवाब जब अधिकार कर लेता है तो मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त करता है और मानिक चंद जो होता है वो अंग्रेजों का एक शुभचिंतक होता है। जैसे ही ये बात नवाब को पता चलता है तो नवाब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराकर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, और अंग्रेजों को फिर से जो भी व्यापारिक अधिकार होता है वो सारा उपलब्ध हो जाता है। मीर जाफर और अन्य के साथ गुप्त संधियाँ, अंग्रेज जो है वो नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को प्रलोभन देते हैं, जो कि नवाब बनने का एक प्रतिद्वंदी भी था। उसको प्रलोभन देते हैं कि अगर हमारे लड़ाई में अगर हमारा साथ दो तो हम तुमको नवाब बना देंगे, और इसके साथ वो गुप्त संधि कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लासी के युद्ध में नवाब के हार का कारण, तो नवाब का व्यक्तित्व देखिए क्या होता है कि नवाब जो होता है बहुत ही अदूरदर्शी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मीर जाफर उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन नवाब और जो भी मीर जाफर के साथ उसके जो अन्य विश्वासघाती साथी होते हैं उसको नवाब जो गिरफ्तार नहीं करता है और युद्ध के मैदान में भी वो डर के घबरा कर भाग जाता है, जबकि उसे चाहिए था कि वो अपने सेना को धैर्य बंधाए और इससे उसका सफलता जो है वो निश्चित ही उसको मिल सकता, क्योंकि बहुत बड़ी सेना के साथ नवाब जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहा था। ठीक है, इससे पता चलता है कि नवाब एक कुशल सेनापति भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि मीर जाफर और अन्य अधिकारियों के साथ उसने क्या होता है विश्वासघात करता है। नवाब के सैनिक अकुशल थे, वहीं अंग्रेजी नेतृत्व का दूरदर्शिता, योजना, रणनीति के साथ साथ सैनिक श्रेष्ठ और कुशल थे। अंग्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ थे, वो प्रशिक्षित सेना थे, जबकि हम देखते हैं कि नवाब के सैनिक जो हैं वो अकुशल थे। और साथ ही ये भी एक प्रमाण होता है कि अब का जो अंग्रेजों के साथ जो युद्ध है वो लाठी डंडा और भालों से नहीं जीता जा सकता है, व्यापक पैमाने पे हम लोग को प्रशिक्षित सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइव ने छल कपट व नीति निपुणता का प्रदर्शन किया। जी हाँ, हम देखते हैं कि क्लाइव जो है वो छल कपट और नीति निपुणता का प्रदर्शन करता है और साथ में अदूरदर्शी जो सिराजुद्दौला होता है वो क्लाइव की कुटिल नीति और षड्यंत्र के सामने टिक नहीं पाता है। फ्रांसीसी तोपचियों का युद्ध से पीछे हट जाना,
जी हाँ, फ्रांसीसी तोपची जो थे वो नवाब के युद्ध में सम्मिलित थे और ये काफ़ी ऊंचा बैठे हुए थे। लेकिन होता क्या है कि वो बंगाली अधिकारियों के विश्वासघात जो होता है उसको पहले वो समझ जाते हैं। इस कारण डर के मारे वो युद्ध की भूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि इसके पीछे बारिश का भी बहुत बड़ा हाथ था। नवाब का आप भाग्य भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाता है और जब बारिश होता है तो नवाब के जो भी गोला बारूद होते हैं वो पूर्णतः भीग जाते हैं। जबकि अंग्रेज जो हैं उस समय बारिश जब होता है तो अंग्रेजों के पास तिरपाल होता है और इस तिरपाल के द्वारा वो अपने गोला बारूद सभी को ढक देते हैं, जिससे उनका जो गोला बारूद है वो सूखा रहता है। और जैसे ही नवाब है, नवाब का जो सेनापति होता है मीर मदान जैसे ही उसको लगता है कि अंग्रेजों का जो भी गोला बारूद है वो भी भीग गए होंगे, जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। जैसे ही मीर मदान मरता है इस कारण युद्ध भूमि में एक हलचल सी मच जाती है और नवाब डर जाता है और डर कर युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगता है। ये भी नवाब के हार के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। प्लासी का युद्ध का महत्व और परिणाम देखिए, मेल्सन के अनुसार प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। जी हाँ, अगर हो सकता है कि प्लासी का युद्ध अगर अंग्रेज और नवाब के बीच में जो हुआ था, अगर नवाब जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। राजनीतिक महत्व देखिए, अंग्रेज जो होता है किंग मेकर की भूमिका में आ गए। प्लासी के विजय के बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में एक परिवर्तन आ जाता है और वह केवल व्यापारिक कंपनी न रहकर राजनीतिक सत्ता भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। जी हाँ, मुगल सम्राट अपने अधीन एक सूबेदार को एक विदेशी व्यापारिक संस्था द्वारा हटाए जाने का कोई भी विरोध इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इस कारण भी जो मुगल साम्राज्य की जो दुर्बलता है वो सामने आ जाता है। सैनिक महत्व, मीर जाफर अंग्रेजों को बारूद की खानों पर एकाधिकार प्रदान कर देता है। इससे अंग्रेजों का तोपखाना जो होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखिए, आर्थिक महत्व, बंगाल की वह लूट आरंभ हुई जिसने भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया। बहुत ही ज़्यादा बंगाल समृद्ध था, अंग्रेज उसको व्यापक पैमाने पर लूटते हैं। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विरोध अधिकार प्राप्त होता है। कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी प्राप्त होती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बंगाल से धन का निष्कासन का शुरुआत यहीं से होता है। जो आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देते हैं उसका शुरुआत यहीं से माना जाता है। फूट डालो राज करो की नीति की सफलता को देखकर भविष्य में अंग्रेज इसको दोबारा अपनाते हैं। प्लासी की विजय ने बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित कर दिया, किंतु प्लासी में इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि बंगाल में वास्तविक शासन कौन है। नवाब और अंग्रेजों में इसके लिए एक हलचल होना स्वाभाविक था, अतः बक्सर के युद्ध के बीज जो होता है वो प्लासी में ही बो दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि प्लासी को एक षड्यंत्र माना जाता है, इसको युद्ध का संज्ञा नहीं दिया जाता है। इस कारण अंग्रेजों और जो नवाब थे उनके बीच में एक हलचल जो है, एक युद्ध जो है वो होना स्वाभाविक था। इस कारण हम देखते हैं कि आगे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है अपने रणनीति और युद्ध कौशल के बदौलत जीतकर बंगाल पर एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं। देखिए, प्लासी के बाद का समय क्या होता है? प्लासी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, लेकिन वो अंग्रेज पर पूरी तरह निर्भर होता है। युद्ध की क्षतिपूर्ति, घूस, उपहार आदि के रूप में कंपनी को जो है मीर जाफर वो 3,77,000 रुपये देता है, 3,77,00,000 रुपये देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नवाब को वर्धमान, नदिया, हुगली के इलाके का राजस्व भी कंपनी द्वारा सौंप दिया जाता है, किंतु इससे अंग्रेजों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। अतः अंग्रेज मीर जाफर के स्थान पर एक अन्य कठपुतली को बैठाना चाह रहे थे। देखिए, होता क्या है कि बंगाल का जो राजकोष है वो पूर्णतः खाली होने लगता है और जब राजकोष पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो मीर जाफर अंग्रेजों को और ज़्यादा धन पूर्ति नहीं कर पाता है। इसके कारण अंग्रेज चाहते हैं कि वो एक अन्य कठपुतली को बैठाएं। इसके कारण नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करके मीर जाफर को हटा दिया जाता है और मीर जाफर को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उसके बाद उसका दामाद मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाता है, जिसको 1760 ईस्वी का रक्त क्रांति का संज्ञा दिया जाता है। लेकिन इसको क्रांति कहना गलत होगा, क्योंकि हमें पता है क्योंकि इसमें बंगाल की जनता को कोई भूमिका नहीं होता है और दूसरा बात, राजनीतिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि एक कठपुतली के बाद दूसरा कठपुतली नवाब का नियुक्ति किया जाता है और बंगाल का वास्तविक शक्ति तो उसी के पास होता है जिसके पास पहले था, यानी कि अंग्रेज के पास। इसलिए इसको क्रांति की संज्ञा देना गलत होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के इलाके दिए, साथ में मोटी धनराशि भी देता है और ये सारी चीज़ें देने के बाद वो अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति जो है वो मान लेता है। और मीर कासिम जो था एक कुशल और महत्वाकांक्षी सेना नायक भी था, जो कि बंगाल को सुदृढ़ करने का
प्रयास करना चाह रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता से काफ़ी नज़दीक था और इस कारण अंग्रेजों का हस्तक्षेप वहाँ पे निरंतर जारी रहता था। इसलिए जो मीर कासिम है वो कलकत्ता से दूर मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। इसके बाद जो मीर कासिम वो अंग्रेजों को प्रशिक्षण देना भी शुरू करता है। वो मुंगेर में आधुनिक जो बंदूक जो बनते हैं उनका कारखाना भी स्थापित करता है और दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम जो आंतरिक व्यापार से सभी करों को मुक्त कर देता है। जैसे इस कर को मुक्त किया जाता है तो अंग्रेज अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके विशेषाधिकारों पर कुठाराघात लगता है उनको। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि नवाब भागकर अवध आ जाता है और जहां पर अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ कंपनी के विरुद्ध एक महागठबंधन किया जाता है। यहीं से बक्सर के युद्ध का जो होता है पृष्ठभूमि तैयार हो जाता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसका कारण क्या था? मीर कासिम वास्तविक नवाब बनना चाहता था, जो कि अंग्रेजों को मंजूर नहीं था। अंग्रेजों की बढ़ती मांगे नवाब द्वारा पूरी नहीं की गई। जी हाँ, मीर कासिम जब नवाब बनता है तो अंग्रेजों को अपने पूर्ति करके वो अपना उत्तरदायित्व जो है उसको संपूर्ण मान लेता है और इसके बाद वो बंगाल के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में ध्यान देना चाहता है, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग किया जाता है तो नवाब द्वारा इस आंतरिक कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। इस कारण अंग्रेजों को अपने विशेषाधिकार पर एक कुठाराघात लगता है। इस कारण इनके बीच में युद्ध हो जाता है। इस युद्ध का महत्व क्या था? अंग्रेज जो थे वह वास्तविक विजय था। जी हाँ, क्योंकि प्लासी के युद्ध में हम देखते हैं कि यह युद्ध नहीं एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो थे वो अपने युद्ध कौशल के दम पर इस युद्ध में विजयी हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेज राज्य की कड़ियों में सही मायने में रिबट लग जाता है और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वैध शासक बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है और इस संधि के होने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो होता है मुगल सम्राट के द्वारा इनको प्रदान कर दिया जाता है। बंगाल पर नियंत्रण के पश्चात कंपनी ने द्वैत शासन की प्रणाली स्थापना करता है। इसके बाद भू राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था का स्थापना किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर होता है वो आगे चलकर भारत का गवर्नर बनता है। सही मायने में जो ब्रिटिश नियंत्रण का प्रस्तावना जो था ये साबित करता है। कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों जगह। प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता था। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के बाद के दशकों के दौरान कंपनी मामलों के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई, स्पष्टीकरण कीजिए। उसके बाद हम देखिए प्लासी की पुष्टि बक्सर की युद्ध में हुआ। आप क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा, क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बारीकी से बताऊंगा।